आप गाली देते हैं, आप गाली देते आज हम जयपुर चंद्र महल गार्डन के अंदर आए हुए हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल की टीम के साथ। आज हम यहाँ पर जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रभारी जी हमारे बीच में हैं। आज हम इनसे रूबरू होना चाहते हैं, पार्टी के विचार क्या हैं और किस मुद्दे को लेकर के राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव किस तरह से आपका विधायक लड़ाएंगे। जी सर बोलिए। आज माननीय रामविलास पासवान जी का 77 जयंती है और पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भी हैं और दलित सेना के भी संस्थापक हैं। और जिस देश के दलित और करोड़ों के जुबान माननीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, तमाम जाति धर्म के जो लोग विचारक थे, उनको सपनों को साकार करने के लिए माननीय चिराग पासवान जी पूरे संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, सिर्फ ये कहना है कि माननीय रामविलास पासवान जी देश में ऐसे मसीहा थे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, जिस तरह से सबको लेकर, सभी धर्मों और सभी जाति, सभी मनुष्य, तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से संविधान लिखने का काम किया, उससे प्रभावित होकर माननीय रामविलास पासवान जी अपने दलित वर्ग में जन्म लेने के बावजूद भी वो अपना संघर्ष जारी रखा और उन्होंने डीएसपी की इतनी गरीबी होने के बाद भी उन्होंने पास करने का काम किया, लेकिन नौकर नहीं बनकर जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने ठाना। और आज देश माननीय रामविलास पासवान जी को दूसरा मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दूसरा मसीहा के रूप में देखता है। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है, उसी तरह से माननीय रामविलास पासवान भी पूरे देश में चाहे दलित नेता एक उत्तर प्रदेश की शेरनी नाम कहते हैं, वो मायावती जी को भी बोलते हैं दलित नेता, तो ऐसा क्या है? मैं मायावती जी अपने जगह पर हैं और वो अपना काम कर रही हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में जो काम कर रही हैं, वो बीपी मौर्य थे हमारे दलित समाज के, उन्होंने उत्तर प्रदेश को जगाने का काम किया, उसमें काशीराम जी भी थे और तमाम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को जगाने का काम किया। लेकिन भारत में जो काम किया पार्लियामेंट से लेकर तमाम लोग, जो टेक्निकल मुद्दा था वो माननीय रामविलास पासवान जी ने किया। जो संविधान निर्माता हो पार्लियामेंट का, टेक्निकल मामला हर पार्टी बोलती है, ये शब्द बोलते हैं, शब्द का क्या है अर्थ है? सत्यता यही है टेक्निकल का कि आपने पार्लियामेंट में क्या किया। शब्द बोला इसका पूरा टेक्निकल यही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, जो निर्माता है, उसी की फोटो नहीं है, उसी को भारत रत्न नहीं है, तो माननीय रामविलास पासवान जी ने उसको दिलाने का काम। सवाल जवाब कर रहे हैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। टेक्नोलॉजी जो शब्द है उसका वो पूरा बताइए मुझे खोल के, एक शब्द। देखिए, मैं टेक्निकल बात उसी को बोलते हैं कि आप अपने विचारधारा को कैसे आप कर सकते हैं, नहीं किस टेक्निक से काम कर सकते हैं, आपकी व्यू क्या है, उस पर कैसे ले जा सकते हैं अपने आप को। पार्लियामेंट में तो बहुत लोग लीडर आए जीत कर और अभी भी जीत के आ रहे हैं, लेकिन जो कहना चाहिए वो मेज पर नहीं बोल पाते हैं। आज मायावती जी भी हैं, लेकिन जो बात कहना चाहिए वो नहीं कह पा रहे हैं। अभी हिंदू कोड का मामला चल रहा है, सिविल कोड का, उसमें कहाँ बोल पा रही हो? बिल्कुल नहीं बोल पा रही हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है, टेक्निकल शब्द यही होता है कि आप टेक्निक क्या लगा रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं पार्लियामेंट में। उन्होंने बोलने का काम किया, चाहे कोई भी मुद्दा हो, मंडल कमीशन का हो, चाहे कुछ भी मुद्दा हो। अभी पीछे जब 10% आरक्षण का मामला आया स्वर्ण लोगों का, उसमें रामविलास पासवान जी समर्थन करने का काम किया। और जब मंडल कमीशन का मामला आया था, पूरा देश जल रहा था, लेकिन जब 10% आरक्षण का मामला आया, पूरा देश नहीं जला। तो इसलिए जो रामविलास पासवान जी सामाजिक न्याय मोर्चे के साथ उन्होंने अपना काम करने का काम किया। आज जिस मंत्रालय में गया, उस मंत्रालय को अच्छा ढंग से काम करने का काम किया। आज मोदी जी जो राशन दे रहे हैं आपको गरीबों को, माननीय रामविलास पासवान जी का देन है। इसीलिए हर पार्टी एक दलित के लिए एक छोटा सा
जो देते हैं, जो दाना के लिए 2 रुपये किलो का दाना हो, इस तरह से हर पार्टी गुमराह कर रही है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना? हर पार्टी किसी न किसी रूप में जो गरीबों के लिए जो देती है, सहयोग के रूप में जो देती है, वो यदि पार्टी जीत के आती है और उस वक्त देती है, तब तो हम उस गरीब के लिए या उस वंचित व्यक्ति के लिए उसका योगदान मानते हैं। पर यदि पार्टियां जब लास्ट का समय बच जाता है, जब 5-6 महीने बच जाते हैं, जब रेवड़ियाँ बांटने का समय आता है, तब वो कहीं न कहीं जनता के साथ छलावा करती है, ऐसा मेरा मानना है। दलित समाज को तुम्हारे फावड़ा परात क्यों पकड़ाए जाते हैं? शिक्षा क्यों नहीं दी जाती दलित समाज को जानबूझ के राजनेता जो पहले अपना स्वार्थी राजनेता थे, वो दलित समाज को कहीं न कहीं गुमराह करते थे। बाकी आज यदि सच्चे मन से देखा जाए तो दलित समाज या किसी भी वंचित वर्ग के लिए राजनेता नहीं, प्रत्येक राजनीति के जितने भी जो मतलब सरकारें हैं, उन्होंने सबके लिए, न केवल दलित के लिए, सबके लिए शिक्षा के लिए ओपन रास्ते खोल रखे हैं। यदि व्यक्ति सामाजिक, जितने समाज के व्यक्ति हैं, यदि वो भी उनका अनुसरण करे या उनका मदद करे, तो सबके लिए शिक्षा, और शिक्षा के जो बच्चा विद्यालय के अंदर जाता है, मटका छूने पर उसकी हत्या कर दी जाए, वो बहुत ज़्यादा गलत है। यदि इस टाइप के कोई जो व्यक्ति ऐसी गंदी राजनीति करता है या मतलब इस टाइप की गंदगियाँ फैलाता है, तो हम उसका भरसक रूप से विरोध करते हैं। ऐसी गंदी राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये केवल और केवल कुछ मतलब राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों के लिए लोगों में इस टाइप की भ्रांतियाँ पैदा करते हैं। इस बात को लेकर के हम अब चलते हैं, हमारे यहाँ सैनी साहब से पूछना चाहते हैं, जो आगे की जो प्रक्रिया है, इन्होंने 12% राजस्थान सरकार से इन्होंने डिमांड की थी, तो हम सैनी साहब से पूछना चाहते हैं कि आपकी वार्ता रखी है 12% आरक्षण को लेकर सैनी समाज के लिए। आपने आरक्षण मांगा था गहलोत सरकार से, तो हाँ, आपको क्या उन्होंने? देखो, संविधान में जो लिखा हुआ है और वो सभी के लिए है आरक्षण का मामला, और संख्या के आधार पे है। तो जितनी हमारी संख्या है, जो हमारे देश में संख्या है, उसके आधार पे 12% हम हैं, और हमारा ये राइट्स बनता है अकॉर्डिंग संविधान, इसलिए हमने मांगा। तो कोई गलत नहीं मांगा हमने। मांगने के बावजूद आपको क्या गहलोत सरकार ने क्या आपको आश्वासन दिया? देखो, अभी तो बोर्ड गठित करने की बात हुई है, लेकिन ऐसा ठोस कोई प्रारूप तैयार नहीं किया इसके लिए, और नहीं कोई ठोस बात उन्होंने की है। और जहाँ तक प्रतिनिधिमंडल हैं, उनसे मिलना, वार्ता करना, इसके चक्कर में धरना प्रदर्शन भी हुए, हाईवे भी जाम हुए, लेकिन बिना सकारात्मक वार्ता के, ठोस आश्वासन, बिना ठोस आश्वासन के उसको खदेड़ दिया गया। अगर इसकी माली समाज जो है वो एक तरह से पिछड़ा हुआ समाज है और शांत स्वभाव का है, किसी को राजस्थान सरकार के अंदर गहलोत सरकार जो बैठी है, सैनी समाज को पूरी तरह से गुमराह किया है, ना कि उनको आरक्षण का जो असलियत कहानी है, असलियत बात है, उनको पूरी तरह से नहीं बताई है। तो क्या है कि उसके अलावा कि जब आरक्षण सैनी समाज ने पूरी तरह से मांगा था, तब उनको सुबह में तो लाठी चार्ज करके उनको उठा दिया पूरी तरह से। तो राजस्थान सरकार ने ओबीसी में जो सैनी समाज आता है, उसके साथ में बहुत बड़ा घोर अत्याचार किया है, और आज भी सैनी समाज आज कांग्रेस सरकार से पूरी तरह से रुष्ट है। आज मैं महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछना चाहता हूं कि जो आज पार्टी की जो लोक जनशक्ति पार्टी के आज प्रदेश की महिला अध्यक्ष हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आगे आज जो महिला की कार्यकारिणी के जो गठित करेंगे, उसके बारे में इनको क्या कहना है? मैं जो भी करूंगी अच्छा करूंगी। पार्टी के लिए क्या कितना कार्य करोगे? जो आपको ये जो साहब ने आपके लिए पद सौंपा है, तो महिला तो पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से आप उनको जागरूक करेंगे? जितना हो सकेगा सर, मैं उतना से अपनी पूरी मेहनत लगाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी पार्टी जीते। हाँ, तो 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाओगे आप? बिल्कुल। हम इस बात को लेकर के अब इधर भी हम चलते हैं, साहब से पूछना चाहते हैं, प्रताप सैनी जी से।